नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ श्री शुक्ला। बिसात सज चुकी है, यानी उपचुनाव में सभी अपने अपने दावेदारी करने के लिए सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर होती दिख रही है। कांग्रेस और बीएसपी ने अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और लग रहा है कि वो अभी इस लड़ाई में उतरने के मूड में नहीं है। सियासत और उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत अजीब है। हर एक सीट, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, सभी इतने इंटरेस्टिंग और रोचक हो जाते हैं कि सबकी निगाहें उस पर लग जाती हैं। और अगर बात स्टार सीट्स की हो जाए तो फिर लड़ाई और भी रोचक हो जाती है। क्या मैं बात कर रहा हूं मैनपुरी सीट की, जहां पर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और इसके अलावा रघुराज शाह के बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कौन कौन उनका प्रत्याशी किस किस सीट पर उतरे। समाजवादी पार्टी को अभी रामपुर में अपना प्रत्याशी उतारना है, क्योंकि वहां पर कास्ट इक्वेशन और दूसरे और भी इक्वेशंस को नज़र में रखना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। लेकिन सबकी निगाहें मैनपुरी सीट पर लगी हुई है और मैनपुरी सीट पर किस तरह की लड़ाई होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। हम भी इस खासी लड़ाई में कौन कितना दम रखता है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे और इसको लेकर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड किस तरह का है, जनता किस तरह से इन प्रत्याशियों को लेती है, यानी कि किनके मुद्दे ज़्यादा भारी होंगे। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में एक और इक्वेशन है जो कि है समाजवादी पार्टी के साथ। मैनपुरी सीट पर जब डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले तमाम नाम चल रहे थे। उससे पहले तेजू यादव का नाम चल रहा था, धर्मेंद्र यादव का नाम चल रहा था। इसके अलावा शिवपाल यादव की भी बात हो रही थी कि क्या वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप को मुलायम सिंह यादव जी का उत्तराधिकारी समझते हैं, मानते हैं। उनका एक तर्क ये भी था कि जसवंत नगर सीट से जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो वो नेताजी ने बनाया था, तो पहला हक उनका बनता है। फिर प्रसपा के जो तमाम नेता थे उन्होंने कहा कि उनकी भी हार्दिक इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें और जनता भी यही चाहती है कि वो चुनाव लड़ें। लेकिन आज एक लिस्ट जारी हो गई। उस लिस्ट में स्टार प्रचारकों की पूरी सूची है समाजवादी पार्टी की। 40 तकरीबन उसमें स्टार प्रचारक हैं और जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वह है शिवपाल सिंह यादव का, यानी कि डिंपल यादव के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। अब ऐसे में ये जो लड़ाई है ये और रोचक हो जाती है। पहले कहानी सियासत में कुछ और दिख रही थी, आज कहानी सियासत में कुछ और दिख रही है। आखिर ये स्टार जो प्रचारक हैं उनमें शिवपाल सिंह यादव का नाम होने की क्या वजह है, क्या कारण है ऐसे? क्यों शिवपाल जी का नाम डाला गया, या फिर उन्होंने कोई सुलह कर ली है, यानी परिवार एक हो गया है, या फिर सियासत का ये एक दांव है? ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो इन सब मुद्दों के लिए हम आज चर्चा करेंगे और उस चर्चा में मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन सुनाऊंगा इस चुनाव के मद्देनज़र। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम की सहानुभूति मैं नहीं मानता हूं कि सपा प्रत्याशी को मिलने वाली है। उनके प्रति अगर हम अच्छे भाव नहीं रखते, केवल उनको लगता कि हम उनके पुत्र हैं, तो पुत्र का इतिहास हमारे पास वीडियो हैं, वो हम दिखाएंगे मैनपुरी के लोगों को कि कैसे मतलब पुत्र होने का अधिकार तो चाहता है व्यक्ति, लेकिन पिता के लिए सम्मान कैसा रखा जाता है वो हम छिपने नहीं देंगे, वो जनता के सामने लाएंगे। लेकिन हमारे मन में आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति, हमारी पार्टी के मन में, हमारे पार्टी नेतृत्व के मन में बहुत सम्मान। और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी
सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से हम लोग भाजपा मैनपुरी का चुनाव जीतेगी, रामपुर का विधानसभा का चुनाव जीतेगी और खतौली का उपचुनाव भाजपा जीतेगी। जैसे पार्टी ना देखो हमारे पे विश्वास जताया, ऐसे हम पार्टी पे विश्वास जमाएंगे। हम पूरी सुरक्षा के साथ पूरे देश के लिए, समाज के लिए अपना कार्य पूरा करेंगे। जैसे मेरे पति ने पूरा कार्य करा, ऐसे ही हम अपना पूरा कार्य करेंगे। आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। साथ तो नहीं लड़ा सकते, प्रजापति पाल को टिकट नहीं दे सकते। ये खाली वोट देगा, खाली इनको गढ़ है तो खाली वो नहीं के परिवार का होगा। क्यों नहीं लड़ाया उन्होंने निषाद को, बिंद को, मल्लाह को, कश्यप को क्यों नहीं लड़ाया? क्यों पाल प्रजापति को टिकट क्यों नहीं दिया? वोट चाहिए, बोरा नीचवा से खाली कर दी है, पता न लगी कहाँ चली गया वो। भाजपा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, समर्थन बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियां जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भाजपा के प्रति बढ़ा है। रघुराज साक्य भी मुलायम सिंह के शिष्य हैं। हमारा परिवार मुलायम सिंह को कभी छोड़ने नहीं। हमारे परिवार मर्डर हुए राजनीति की वजह से, नेताजी की वजह से, लेकिन परिवार ने कभी मुलायम सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा। बुरे वक्त से लेके पिताजी हमारे ख़त्म हो गए, अब सब नहीं हैं। पहलवान रहे, नेताजी के साथ ही रहे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार और जनता का भी आभार, क्योंकि जनता की भी आवाज़ थी। प्रत्येक कार्यकर्ता चाह रहा था कि विक्रम सिंह सैनी की पत्नी को टिकट हो। तो ये थे नेताओं के रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस के साथ साथ अब मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। रजनीकांत मिश्रा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरएलडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अमिक जामई साहब हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा इजहार अली साहब हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं एसबीएसपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय चौधरी जी के पास चलते हैं। संजय जी, आपने तो पूरे पत्ते खोल दिए, तीनों सीटों में कौन कौन प्रत्याशी उतरेगा ये भी बता दिया, लेकिन मैनपुरी की लड़ाई आपको लगता है इतनी आसान नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि जो जमीनी हालात हैं उसके हिसाब से मैनपुरी के आज के हालात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और जीत ऐसी जगह पर हुई है, अगर हम इसको आजमगढ़ से कंपेयर करें तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी विधानसभा चुनाव में जीत कर नहीं आई थी। मैनपुरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां हमारे पास 2 सीट जीती हुई है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मुलायम सिंह यादव जी खुद चुनाव लड़ने के बाद उनका जीत का अंतर पिछले चुनाव से कम होता है, और ये इस चुनाव में बसपा के साथ मुलायम सिंह जी लड़ते हैं तब भी 1 लाख वोट से कम से जीतते हैं। मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बेहतर करने की स्थिति में है, और ऐसा प्रत्याशी जो उस रीजन में सबसे बड़े शाक्य नेता के रूप में जाना जाता है, जो इसके पहले जिसका बड़ा राजनीतिक आधार है, और उसके कारण ही मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को अच्छा वोट मिलता रहा है, इस प्रत्याशी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी का चुनाव जीत कर दिखाएगी। मैं समझता हूं कि विधानसभा के चुनाव के बाद जो जो उपचुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी का मतदाता अब विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है। इसी आधार पर मुझे लगता है कि विकास के लिए मैनपुरी की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, और इस क्षेत्र में भी एक समाजवादी पार्टी का जिसे गढ़ कहा जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी जीतकर अपना परचम फैलाएगी। संजय जी, आपको लगता है कि जो जातिगत आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में हैं? नहीं, निश्चित रूप से जातिगत आंकड़े, देखिए वहां पर पूरा का पूरा मैनपुरी जिस कुनबे से
दबाव में है। आज मैनपुरी की जनता को इस बात का मौका मिला है कि वो उस दबाव से मुक्त हो सकता है, और मुझे लगता है कि जो चुनाव का परिणाम आएगा उसमें मेरे ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण होंगे कि मैनपुरी की जनता एक कुनबे से मुक्त के लिए इस बार चुनाव में वोट डालेगी, और निश्चित रूप से वहां का जो सामाजिक समीकरण है जिसमें कि एक तरफ एक हैं और दूसरी तरफ सब हैं, इसके आधार पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव को जीत कर दिखाएगी। मतलब एक तरफ एक का क्या मतलब है आपका? कौन एक है? एक तरफ एक परिवार है और एक तरफ सारी जनता है। प्रत्याशी भी परिवार से है, राजनीति भी परिवार की है, दुहाई भी परिवार की है और संकट में भी परिवार है। तो मुझे लगता है कि यह चुनाव निश्चित रूप से एक नया मैसेज देगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए। अच्छा, तो क्या आप लोग उठाएंगे परिवारवाद का मुद्दा इस चुनाव में? नहीं, ये तो मैनपुरी में देखिए, मैनपुरी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैनपुरी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या हुआ। मैनपुरी में यह बताने की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी कैसे गुंडागर्दी करती है। मैनपुरी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से राजनीति में एक परंपरा बन गई है एक परिवार विशेष की राजनीति को अपने मुट्ठी में रखने की। यह मैनपुरी को बताने की जरूरत नहीं है। एक सही अवसर आया है और मुझे लगता है कि मैनपुरी की जनता इसका निश्चित रूप से जवाब देगी। एक नया मैनपुरी इस बार आपको दिखेगा और उस मैनपुरी का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश तक जाएगा। जी बिल्कुल। मैं अमिक जमेई साहब का रुख करूंगा। अमिक जी, आपका स्वागत है। अमिक जी, ये बताइए कि आज जो लिस्ट मैंने देखी उसमें 40 स्टार प्रचारक हैं और मैनपुरी की सीट, चूंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, बाकी भी 2 विधानसभा की सीट है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, वो सीट, वहाँ से मैसेज भी जाएगा। उस स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें शिवपाल सिंह यादव जी का नाम है। तो क्या सब ठीक ठाक हो गया है, सुलह सफाई हो गई है इस चुनाव को देखते हुए? देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष के बीच में यूनिटी और स्ट्रगल की बुनियाद पर हमेशा रिश्ते रहते हैं। टकराव ऐसा नहीं होता है कि अगर बीजेपी के कोई खिलाफ विद इन द भारतीय जनता पार्टी चला जाए तो उसका आप मकान गिरवा देंगे, आप उसको जज लोया बना देंगे। ऐसा तो राजनीति में होता नहीं है। शिवपाल जी इस देश के जो समाजवादी आंदोलन के बहुत अजीम नेता हैं। हो सकता है कि कुछ बातों पे सहमति असहमतियां विधानसभा में, बाहर में, सड़कों पे हमेशा पूरे देश में रही है, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि जिसमें आप वाद विवाद को कर सकते हैं। हम पहले भी कह रहे थे, हम अभी भी कह रहे हैं कि माननीय शिवपाल यादव जी को जिस तरह से हमारे चौधरी साहब ने, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने मीडिया के एक हिस्से के जरिए ये बताने का कोशिश किया कि साहब मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की मुखालफत करने वाले हैं, नेताजी की सीट पे वो बीजेपी को समर्थन करेंगे। शाम से जब से ये लिस्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में सन्नाटा है, क्योंकि शिवपाल जी कभी भी आरएसएस बीजेपी को ताकत नहीं दे सकते। कुछ बातों में स्वस्थ विरोध अवरोध हो सकते हैं और ये एक स्वस्थ परंपरा है। डिंपल यादव साहिबा का जब नाम आया, आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा में समाजवादी पार्टी का महिला प्रतिनिधित्व नहीं है। जब से हमने नाम लिया तब से उन्होंने एक महिला को आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इतने गंदे गंदे शब्दों से नवाजा है कि मैनपुरी की जो 2060 से जो विरासत है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जमाने से, जिसको प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं डिंपल यादव साहिबा, आप देखिएगा कि वो भारी मतों से मैनपुरी के लोगों का उस समाजवादी विरासत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फिर ये लोग कहते हैं वंशवाद कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। आप ये बताइए, फूलपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी 2019 के बाद। किसको हमने लड़ाया? नागेंद्र पटेल जी को, या हमारे ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे। गोरखपुर का जो मठ है, उस मठ को समाजवादियों ने हिलाने का काम किया। हमने किसको जिताया? एक नौजवान परवीन निषाद को, जो आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं।
तो हमारा ये कहना है कि समाजवादी लोग कभी जाति धर्म के जो अफीम है उसकी राजनीति नहीं करते हैं। हम ही लोग तो हैं कि नेताजी ने मरहूम फूलन देवी को जिता के संसद में भेजा, जब उनका भी नाम आया था तब भी चौधरी साहब के सीने पे सांप लौट रहा था। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि बीजेपी आरएसएस एक घोर महिला विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी संगठन है। अब ये शाक्या जी को इन्होंने हलाल करने के लिए बाय इलेक्शन में भेज दिया। शाक्या जी को आपने पूरी लोकसभा आपने क्यों नहीं दिया? 2019 का चुनाव हुआ, शाक्य समाज को के बारे में आपने क्या किया? माननीय नेताजी, चाहे वो शाक्या समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो या दलित हो, सामान्य वर्ग हो, उन सभी के के नेता जो थे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी थे। उसी रास्ते पे चले माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में। अमित जी, एक सवाल है मेरा, अमित जी एक सवाल का, ओबीसी का, अमित जी एक सवाल है मेरा, तो हमारी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, पिछली बार गोला में जब चुनाव हुआ तो शिवपाल जी का नाम नहीं था, गोला में उनको अपना प्रचार के लिए भेजा गया, तो ये क्या वजह है कि इस बार भेजा गया? पहले दूरी बनाई गई, अब इन चुनाव में मतलब कहीं मजबूरी है कि शिवपाल सिंह यादव अगर साथ नहीं रहेंगे तो वहां दिक्कत हो सकती है? नहीं, आप जानते हैं कि माननीय शिवपाल जी का, चाहे वो बतौर परिवार, बतौर भतीजे, बतौर बेटे, उनका आशीर्वाद हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी पे रहा। वो चाहते थे कि सरकार बने, लेकिन ठीक है, हम किसी वजहों से हम सरकार में नहीं आ पाए। मेरा ये कहना है उनके बारे में, जो मेरी अपनी भी समझ है बतौर प्रवक्ता, बतौर पार्टी के एक आम से सदस्य, कि शिवपाल जी कभी भी बीजेपी आरएसएस को फायदा नहीं पहुंचा सकते। ये चौधरी जी को किस दिन समझ में आएगा हमें नहीं पता। अब ठीक है, आज मैनपुरी पे जब इतने सवाल उनके ऊपर उठे तो वो खुद आगे आए इस लड़ाई के लिए कि बीजेपी आरएसएस को हम हरा के हम माननीय नेताजी की सीट को हम डिम्पल जी को जितवाएंगे। अब इन्हें जवाब मिल गया। सवाल ये नहीं है कि हम यूनिटी और स्ट्रगल की बुनियाद पर कब कहां रहना है, ये पार्टी का नेतृत्व शिवपाल जी तय करते हैं। जी एक सवाल और, रामपुर की सीट का क्या होगा? रामपुर में तो आपने अभी तक कैंडिडेट की घोषणा की नहीं है, वहां से आकाश सक्सेना उतरे हैं, जो कि जिन्होंने तकरीबन मुझे याद पड़ रहा है 42 जो मामले हैं आजम खान के खिलाफ उठाए थे, तो वो तो बीजेपी ने तो अपनी चाल चल दी। अब आप किस पर भरोसा करेंगे, किस तरह की वहाँ रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि वो भी सीट काफ़ी रोचक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर लड़ाई होने जा रही है, जहाँ तक कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की बात है। सही कहूं, रामपुर की सीट पर कोई लड़ाई नहीं है। माननीय आजम खान साहब का खुद में जो अगर आप 70 के दशक का पूरा इतिहास पढ़ें, सामंतवाद की जड़ों को, निजाम को, इन नवाबों को उखाड़ के रामपुर की जनता की जो रीढ़ की हड्डियां सीधी हैं आज, उसका काम हमारे आजम खान साहब ने मुस्लिम समाज में किया, रामपुर के लोगों के बीच में किया, वहां के समाज को जुबान देने का काम किया। समस्या यह है कि एक उन्होंने गलती कर दी। अगर वो बिल्डर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान हो कि आप एक विश्वविद्यालय बना दें सभी तरह के गरीब कमजोर तबकों के लिए? ये बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, चाहे सक्सेना जी लड़े या योगी आदित्यनाथ जी लड़ जाएं, वो सीट माननीय आजम खान साहब जो फैसला करेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से हम लोग उस सीट पर जीतकर वहां की जनता जवाब देगी। मतलब आप किसी को भी खड़ा करेंगे या कोई कैंडिडेट है, आजम खान के घर से कोई कैंडिडेट होगा, बाहर से होगा, अभी ये तय नहीं है, लेकिन आप इस बात में कॉन्फिडेंट हैं कि किसी को भी हम खड़ा करेंगे और वो जीत जाएगा? श्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि माननीय आजम खान साहब पार्टी का नेतृत्व, जब भी कोई फैसला होता है, पिछली बार जब राज्यसभा और एमएलसी के फैसले हुए, बगैर माननीय आजम खान साहब के कोई फैसला हमारी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं। और आपने देखा कि उनकी मशवरे पे सारे चुनाव हुए। तो अभी भी जो कैंडिडेट रामपुर से फैसला करेंगे माननीय आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी के हम लोग जिस तरह से मैनपुरी जीतेंगे, उसी तरह से रामपुर की सीट जीतकर बीजेपी आरएसएस की इस डिजाइन को हम जवाब देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। रजनीकांत जी का मैं रुख करूंगा। रजनीकांत जी, ये बताइए कि आपने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी मदन भैया की। मदन भैया का इतिहास आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
मैं भी इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अब वहाँ पर नए तरह की राजनीति हो रही है विद इन पार्टी, वहाँ पर कुछ बगावती सुर सुनाई पड़ रहे हैं, तो उससे कैसे निपटेंगे आप चुनाव जीतने के साथ साथ? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं कि हमारे पार्टी की तरफ से कोई बगावती सुर आ रहे हैं। नहीं, इसकी सूचना आपको अब कैसे मिली, कहाँ से मिली, इस पर तो आप ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन मेरे वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। सभी लोग मजबूती से लगे हुए हैं जी। हम लोग चुनाव जीतने के लिए सारे मेहनत कर रहे हैं। हमारे नेता ने उस नॉमिनेशन से पहले ही वो 3 सभाएं रैलियाँ की। अभी 18 तारीख को मेरे 11 नुक्कड़ सभाएं जो जैन जी ही संबोधित करेंगे। सारे कार्यकर्ता लगे हैं, लखनऊ से भी, हमारे यहाँ से, प्रदेश से भी नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। हम सब लोगों की ड्यूटी डेट बाई डेट लगी हुई है। हम लोगों को तो कहीं से कोई ऐसा नहीं लगा कि अंदरूनी हमारे वहाँ कोई बगावत है। ये है, ऐसी ये सूचना आपको कहाँ से मिली, इस पर आप ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं। कैसे आप ये कह दिए कि हमारे वहाँ कोई बगावत है? नहीं, ये नाम तय किया गया, बीच सबके उसमें तय किया, और वहाँ के जनमानस के बीच से भी हम लोगों की ऐसी वो थी आंकड़े जिसमें हम लोगों ने मदन भैया को चुनाव लड़ाया। तो आपको अब कोई कहता है कि वो बाहर से गाजियाबाद से आ गए लड़ने, ये इन लोगों का काम है। यही सारे विषय थे जिनको मैं इशारा कर रहा था। देखिए, ये कोई बात नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, मदन भैया गाजियाबाद से जाके खतौली में चुनाव नहीं लड़ सकते? ये कौन सा सवाल है? ये कौन सा प्रश्न है? कोई कहीं भी चुनाव लड़े, जहां उसकी डिमांड होगी, ये मेरा दल तय करेगा, मेरा नेता तय करेगा, हमारी कोर कमेटी तय करेगी कि हमें किसे चुनाव लड़ाना है। इस पे ये जो बातें आती हैं कि गाजियाबाद से जाके खतौली में चुनाव लड़ रहे हैं, अरे भैया, तो बनारस में जाके चुनाव लड़ना तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, इतनी दूर जाके चुनाव लड़ गए। तो अगर गाजियाबाद का आदमी खतौली में चुनाव लड़ा तो कौन सा गुनाह हमने कर दिया? ये मेरी स्ट्रेटजी है, मुझे किसको टिकट देना है, मुझे चुनाव जीतना है, कैसे जीतना, इस पर हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा नेता मेहनत कर रहा है, हम लोग लगे हैं और खतौली सीट जीतेंगे। क्योंकि वहाँ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को दूर नहीं किया, गन्ना भुगतान आज तक नहीं हुआ, वहाँ पे किसान परेशान, कोई काम नहीं। अगर आजम खान साहब की सदस्यता न जाती तो सैनी जी तो विधायक बने हुए बैठे थे। क्यों नहीं इस पर भाजपा ने संज्ञान ले लिया पहले कि ये नियम है तो इनको 2 पहले ही हटा दिया जाए? क्या जयंत चौधरी की चिट्ठी पे ही हटना था? महाना जी को जब लिखा गया तो ये संज्ञान लिया गया। इस तरह से सरकार अगर चल रही है कि उसको छुपा के बैठे, उसके बाद ही बचाने की कोशिश की, कोर्ट को चिट्ठी लिखा गया कि उनसे जवाब मांगा जाए कि 2 साल में होगा कि 2 साल से 1 दिन के बाद में होगा, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से गुमराह अब जनता नहीं होने वाली है और हमारा कैंडिडेट मजबूत प्रत्याशी है, हम उस पर चुनाव पे लगे हुए हैं। हमारे हर तरफ से नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, हर समाज के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, और हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम किसी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए हमें वो खतौली, हम पिछली बार भी हम 84,000 समथिंग वोट पाए थे, 38% मेरा वोट शेयर था, 41 पे भाजपा का विधायक जीता था, सैनी जी जीते थे। हमारे कैंडिडेट राजपाल सैनी जी 38 पॉइंट कुछ वोट पाके हम चुनाव दूसरे नंबर पर हैं। हम वहाँ 6 बार विधायक रहे। हम भाकी कापा से भी मैं वहाँ विधायक रहा, लोकदल से मैं विधायक रहा, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक रहा। करतार सिंह भड़ाना जो अब आज बसपा से लड़े, वो भी मेरे विधायक रहे वहाँ। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, नक्शे बदलते रहते हैं। खतौली में मैं कई बार विधायक रहा, पिछली बार भी मैं 2nd पोजीशन में था और मेरे हार का अंतर 15,000 वोट था। तो वहाँ नहीं है कि वहाँ कर मिश्रा जी, अगर वहाँ की बात करें, वहाँ के जातीय समीकरण की बात करें, तो आपको लगता है कि वहाँ के जातीय समीकरण में मदन भैया फिट बैठते हैं? चलिए, आप कहीं से भी लड़ाइए, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को कहीं से भी लड़ा सकते हैं, पार्टी का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन आपको लगता है कि जो जातिगत समीकरण है वो मदन भैया के लिए वाजिब है, फिट बैठते हैं एकदम? देखिए, हम जातिगत समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ते, सभी पार्टियां लड़ती हैं रजनीकांत जी। आप कहें हम अपनी मेहनत पर, अपने दम पर चुनाव। मेरे पास 1 विधायक नहीं थे, आज मेरे पास 8 विधायक हैं। हमारी स्थिति ये भी थी जब आप सपा के साथ मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा मेरे ऊपर आया जी, ठीक है, और हमने उसको कंट्रोल किया। हमने वहां पे हिंदू मुस्लिम समन्वय बनाया और आज उसकी देन है कि हमारी वहां पे बढ़त है। और हर वर्ग के लोग जो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विचारधारा से सहमत हैं, जो किसानों की, हम कह रहे हैं हमसे ज़्यादा किसानों की लड़ाई कौन लड़ता है, हमसे ज़्यादा मुद्दे कौन उठाता है। हम लोग इस पे लगे रहते हैं, इस पे काम करते हैं। मेरे नेता ने एक बार जाति पे बोल भी दिया था, जिसका मुझे थोड़ा नुकसान भी हुआ था,
लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं किसी एक जात का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, मैं सब समाज का ठेका लेके बैठा हूँ, मैं सबके लिए राजनीति करता हूँ। तो वहाँ के सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग मेरे साथ हैं और हम लोग हर जगह अलग अलग जगहों पे लगे हैं। कैसे मुझे वोट पाना है, कैसे मेरी रणनीति है, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम इस खतौली सीट को इस बार हम हासिल कर लेंगे। अच्छा, मैं अभी एक खबर बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं। आसिम रज़ा साहब को घोषित कर दिया गया है, रामपुर से आसिम रज़ा साहब को समाजवादी पार्टी चुनाव में उतारेगी, ये घोषित कर दिया गया है। अमित जी, मैंने कहा कि आपको फर्स्ट हैंड जानकारी दे दूं और सभी लोगों को जानकारी दे दूं, तो अब ये पिक्चर पूरी साफ़ हो गई है कि कौन कौन कैसे कैसे लड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, मैं इजहार अली साहब का रुख करता हूँ, राष्ट्रीय सचिव हैं। इजहार साहब, आप तो मैनपुरी की लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन वहाँ आपका जनाधार तो है नहीं, कैसे जीतेंगे वहाँ? देखिए शुक्ला जी, 2022 के चुनाव के बाद जो हमारा नया संगठन जो तैयार हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो उससे हम लोगों को अब 6 महीना हो गया है। तो हम लोग छमाही के इम्तिहान में हैं, क्योंकि हमारा पश्चिमांचल में मैनपुरी आता है, जो हमने 4 भागों में प्रदेश को बांट के काम संगठन का हम लोग कर रहे हैं जी। तो अभी तक हम लोग कहां पर पहुंचे हैं, उसका टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने, भाई आदरणीय स्वर्गीय नेताजी रहे वहां से सांसद, भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी सबसे ज्यादा जो हम मतदाता हैं वो साक बिरादरी के हैं, लेकिन वहां पे जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसे कश्यप, कहार, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ना आज तक कभी किसी पार्टी ने इनको टिकट दिया। तो हम लोग उसी कश्यप के बेटे को, हमारे एक कार्यकर्ता हैं रमाकांत कश्यप जी, उनको हम लोगों ने टिकट देके चुनाव मैदान में अखाड़े में उतारा है और हमारा पहलवान बहुत मजबूती के साथ हमारा संगठन वहां पे काम कर रहा है। डेली की डेली रिपोर्टें हम लोग अपडेट हो रहे हैं और आज हमारी प्रदेश की मीटिंग थी लखनऊ में। आज के बाद हम लोग सब मैनपुरी में बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो भी चुनाव है शुक्ला जी, हम लोग सारे चुनाव को चुनौती समझ के लड़ते हैं। तो उसी लेकिन क्रम अभी तो आप इजहार अली साहब कह रहे हैं कि हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं अभी चुनाव में। अगर मजबूती के साथ लड़ते तो जीतने वाली बात कीजिए ना, कि हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, टेस्टिंग के लिए थोड़ी ना चुनाव लड़ा जाता है। हम आप नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, जीतने की स्थिति में अब वहां की जनता है, वो पूरा आशीर्वाद देते तो कोई मुश्किल ही बात नहीं, लेकिन हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बहुत बड़ा नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पहला चुनाव वहां, उस चुनाव जो माननीय नेताजी के निधन से खाली हुई है, अब हम लोगों ने पहला प्रत्याशी दिया है और हम लोगों की कोशिश ये है कि कम से कम नंबर 2 या 3 की हैसियत जरूर आ जाए। इसके लिए हम अपने अति पिछड़े समाज में जाके, और लोगों का जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, आप देखिएगा रिजल्ट के दिन कि लोग ये सोचेंगे कि जो अभी तक ये कह रहे थे कि ये खाली पूर्वांचल की पार्टी है, आज उसकी चर्चा मैनपुरी में भी हो रही। हर जो भी समाचार हैं, जो भी न्यूज चैनल है, सब पे हो रही है। तो आप देखिएगा कि रिजल्ट के दिन आपको एक बहुत बड़ा एक जो हमारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, बहुत बड़ी संख्या में उसको समर्थन प्राप्त होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। जी बिल्कुल, मैं केपी मलिक साहब का रुख करूंगा। केपी मलिक साहब, मैनपुरी सीट का जिक्र हो रहा है और अभी इजहार अली साहब ने भी एकदम साफ कर दिया कि वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी स्थिति वोट काटने वाली भी हो जाएगी। तो जब वोट काटने वाली स्थिति हो जाएगी तो ये जो नुकसान होगा, ये किसका होता दिख रहा है? समाजवादी पार्टी का होता दिख रहा है कि बीजेपी का? चलिए, मुझे लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मलिक जी का म्यूट पे है। जी, मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय जी, ये बताइए कि आप लोगों ने एक बात कही आज, जो आपके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने एक बात कही, कहा कि पिता पुत्र के क्या रिश्ते थे, हम तो ये भी बताएंगे जनता के बीच में जाके। तो ये जो खींचतान एक समय में कभी रही थी, तो क्या उसको आप उजागर करेंगे, उसको बताएंगे जाके,
ताकि उससे आपको चुनावी फायदा हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैनपुरी को ये बात बताने की जरूरत नहीं है। और इसका आप रिजल्ट देखिए कि मुलायम सिंह यादव जी के अपमान के बाद जब मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं मैनपुरी में, तो खुद मुलायम सिंह जी के चुनाव का अंतर अपने पोते के चुनाव के अंतर से कम हो जाता है। यह बताता है कि वहां के लोगों को मुलायम सिंह जी का अपमान ठीक नहीं लगा। तो ये तो खुद अपना रिजल्ट बताता है कि मैनपुरी के लोगों की भावनाएं बताती हैं। और इस आहत का असर क्या है कि वो अखिलेश यादव जो किसी उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते, वो चुनाव प्रचार के पहले दिन नामांकन में ही उस क्षेत्र में उतर जाते हैं। वो अखिलेश यादव जिनको शिवपाल सिंह यादव उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो तो उतरेंगे ही। और कौन उतरेगा? वो उनको तो उतरना ही उतरना है। नहीं, अपनी पत्नी के लिए उतरेंगे और खुद के लिए नहीं उतरेंगे। आजमगढ़ तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें क्यों नहीं उतरे? उसमें इसलिए नहीं उतरे क्योंकि अब लगता है कि उनकी इज्जत दांव पर लगी है, उनका भविष्य दांव पर लगा है, उनका परिवार दांव पर लगा है, उनकी अस्मिता दांव पर लगी है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ा। उपचुनाव में न जाने के लिए हजारों तर्क समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इन चैनलों पर देते रहे कि हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी उपचुनाव में जाता ही नहीं है, तो हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपचुनाव में नहीं जाता, तो कार्यकर्ताओं के लिए नियम दूसरे हैं, पार्टी के लिए दूसरे हैं, लेकिन पत्नी के नियम दूसरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां इज्जत दांव पर लगी है। यही अखिलेश यादव कहते थे कि शिवपाल सिंह यादव हमारी पार्टी के थोड़े ही ना है, वो तो दूसरी पार्टी के हैं। उनको अपने यहां मीटिंग में नहीं बुलाते थे। क्यों? सहयोगी दलों को बुलाते थे, लेकिन शिवपाल जी को नहीं बुलाते थे। लेकिन अब अस्मिता दांव पर लगी है, इसलिए वो खुद भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं, शिवपाल जी के लिए भी गुहार लगा रहे हैं। कल मैं रामगोपाल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पे, उन्होंने कहा हमने तो शिवपाल जी को नामांकन में बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। तो ये बताता है कि वास्तव में अंदर की स्थितियां वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे मैनपुरी में, वो चाहे वो जसवंत नगर हो, चाहे वो भोगांव हो, सारे के सारे लोग जानते हैं कि वास्तव में मुलायम सिंह यादव जी क्या चाहते थे। वो तो लोकसभा में कहते थे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बन के आना चाहिए। अखिलेश जी ने उनके साथ क्या किया ये मैनपुरी ने देखा है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव निश्चित रूप से मैनपुरी से एक संदेश निकलेगा। मैनपुरी में भाजपा वैसे ही जीतेगी जैसे आजमगढ़ में जीती थी, जैसे रामपुर में जीती थी, जैसे अभी लखीमपुर खीरी में जीती है। क्योंकि अब लोगों को लगता है कि अगर विकास करना है, आगे बढ़ना है, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि मैनपुरी में इस बार कमल खिल के रहेगा और समाजवादी पार्टी के जैसे दुर्ग गिर रहे हैं, उसका संदेश है कि अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति जो उपचुनाव में नहीं जाता, वो घर घर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है, शिवपाल जी से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह से उनकी इज्जत को बचा लिया जाए। मुझे लगता है कि हार सामने है और इस हार को कोई रोक नहीं सकता और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए यह मैनपुरी का चुनाव बहुत दूरगामी असर डालेगा। भाजपा जीतेगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवेरा होगा। चलिए अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपने सुना किस तरह से संजय चौधरी हमलावर हो रहे हैं आपके ऊपर और कह रहे हैं कि जी, वो कह रहे हैं कि आपकी इज्जत दांव पे लगी है, तभी आपको घर घर जाना पड़ रहा है। आपको मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर घर जाना पड़ रहा है और गुहार लगानी पड़ रही है शिवपाल यादव से कि भाई आप भी हमारे साथ आइए। तो आपको लगता है कि सही में इज्जत दांव पे लगी है और अब प्रतिष्ठा का प्रश्न है वहां पर, इसलिए अखिलेश यादव उतर रहे हैं? संजय चौधरी भाई तो ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा हमारे परिवार का नाम लेते हैं। जब देखिए इनके मुंह पे इतनी मोहब्बत करते हैं समाजवादी पार्टी से। ये हम विचारधारा की बात करना चाहते हैं। विचारधारा के अगर ये माननीय नेताजी की बात कर रहे हैं, माननीय नेताजी की पॉलिटिक्स क्या थी? उनकी पॉलिटिक्स ये थी कि जब उनको धरती पुत्र कहा गया, इसलिए कहा गया कि एक गांव के परिवेश से आए हुए नेताजी,
उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे किसानों के सम्मान के लिए, दबे पिछड़े कुचले गरीब लोगों के लिए उनकी जिंदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, किस तरह से वो दूसरों के बराबर आ जाएं, पूरी जिंदगी माननीय नेताजी ने उस राजनीति पे काम किया। अब इनकी जो पार्टी है ये माननीय नेताजी से बिल्कुल उलट। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है इस देश के किसानों से कि आप प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर लीजिए, आपका जो तीनों बिल है ये लागू नहीं होगा। और आप सोचिए कि आज तक उसकी ना कोई कमेटी बनी, ना किसानों को दोगुना दाम एमएसपी दिया गया। पश्चिम यूपी के जो हमारे गन्ना किसान हैं उनका आज भी सैकड़ों करोड़ रुपए उनके बकाया हैं। तो ये किसान विरोधी हैं। ये माननीय नेताजी के सपनों के जो गरीब कमजोर जिन लोगों को खड़ा किया, पूरे सूबे में श्रेय भाई, एक फैक्ट्री एक इंडस्ट्री का संजय चौधरी भाई हमारे नाम नहीं बता पाएंगे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में लागू किए गए हों, एस्टैब्लिश किए गए हों। सुबह हमारा पीछे चला गया। उसी चीज को, नेताजी की विरासत को हमारी डिंपल साहिबा इस चुनाव में उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ना चाहते हैं जेंडर पर। हम राजनीति की बात कर रहे हैं कि संजय चौधरी जी बताइए कि हमारे देश की महिलाएं प्रतिष्ठा पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा दांव पे नहीं है। 52% आपकी प्रतिष्ठा, नहीं, प्रतिष्ठा की बात नहीं है। हमारे लिए जो माननीय नेताजी की पॉलिटिक्स है जी, उसी पॉलिटिक्स से जो गरीबों की प्रतिष्ठा है जी, हम उस प्रतिष्ठा को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। संजय भाई नहीं बताएंगे कि भाई ये बताइए कि पूरे प्रदेश में अस्पतालों में क्या हो रहा है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुत्ते जाके उनका मुंह खा जा रहे हैं, दवाइयां नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। ये हमारे मुद्दे हैं। तो जब माननीय नेताजी की बात आई, हमने दो एक मुख्यमंत्री जी की सीट को, एक उप मुख्यमंत्री जी की सीट को, 2 नए लोगों को लड़ाया और इनका सुपड़ा साफ कर दिया। ये बात थी माननीय नेताजी के उनकी विरासत की सीट की। इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि वहां पे अखिलेश यादव जी को भेजा जाए, तो वो जा रहे हैं। तो आपको समस्या क्या है? जी चलिए, केपी मलिक का मैं रुक करूंगा। केपी मलिक जी, एक आपसे सवाल अधूरा रह गया था। सुबसपा जो एसबीएसपी है वो खड़ी हो रही है, तो एसबीएसपी खड़ी हो रही है, वो कह रही है हम तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे और हम ये देखेंगे, टेस्टिंग करेंगे साहब कि हमारी पार्टी वहां पे पश्चिम में कैसे खड़ी हुई है। तो इनकी टेस्टिंग में किसको नुकसान हो सकता है, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरत रणनीति है जिसमें तमाम विपक्षी दल फंस गए हैं। और आप खाली श्रेजी मैनपुरी की बात मत करिए। आप अगर पिछले उपचुनाव को देखें या मैनपुरी के अलावा जो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनका ये देखिए कि अपने कैंडिडेट खड़े करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से, किस रणनीति के तहत उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा। अगर आप जैसे अभी खतौली की बात आप कर रहे थे, तो जिस विधायक को जाना पड़ा है उन्होंने उनकी पत्नी को दे दिया। वो जानते हैं कि वहां पे लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कैंडिडेट को इंपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों की आवाज थी कि बाहर से कैंडिडेट को लाया जाए जो किसानों की लड़ाई लड़ सके। वो सबको जाहिर है वो किसानों की कितनी लड़ाई लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं। खैर, अब मैं मैनपुरी पे आता हूं कि देखिए, मैनपुरी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो शिवपाल फैक्टर है, क्योंकि उनकी विधानसभा जसवंत नगर मैनपुरी में आती है और वहां पे शिवपाल का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और अगर आप रघुराज साक्य की बात करते हैं, वो शिवपाल के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत रणनीतिक जो कदम है मैं मानता हूं, और शिवपाल कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। इसी से बचने के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी समाजवादी पार्टी ने करी है, इसी से घबरा के करी है। हालांकि मेरा मानना यह है कि डिंपल यादव को नेताजी की सिंपैथी का वोट और जो दासगी अगर अखिलेश से या समाजवादी पार्टी से लोगों को थी, उसको भूलकर लोग वोट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही धमाकेदार चुनाव होगा। हालांकि मुझे लगता है कि पलड़ा भारी समाजवादी पार्टी का रह सकता है, लेकिन कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
क्योंकि पिछले 2 अगर उपचुनाव देखें, वहां पे जिस प्रकार का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का और विपक्षी दलों का रहा है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किस तरीके से लड़ेगी और क्या विपक्ष उसको उसका सामना करने में, उस चुनौती को स्वीकार करने में कितना सही साबित होगा, यह भी देखना होगा। क्योंकि देखिए, अभी शिवपाल जी ने पत्ते नहीं खोले। समाजवादी पार्टी ने स्टार सूची में उनका नाम डाल के ये दर्शाने की कोशिश की है कि सुबह सलाई हो गई है, सुलह सफाई हो गई है और शिवपाल जी आएंगे, लेकिन शिवपाल जी की तरफ से अभी ना कोई बयान आया है, ना कोई बात हुई है। क्योंकि मेरे पास जो सूत्रों से खबरें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल यादव को तैयार कर लिया है 2024 के लिए, और शिवपाल यादव खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। उसके बाद तमाम उनके साथ आएंगे, उसमें डीपी यादव की भी बात चल रही है और तमाम कई लोग आएंगे, तो उस तरह की रणनीति चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी खाली ये मैनपुरी का उपचुनाव नहीं देख रही है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव पर नजरें गड़ाई हुई है और उसी के तहत वो सारी रणनीति बना रही है। जी जी संजय जी, अभी आपने मलिक साहब को सुना, मलिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये कुछ ऐसी बातचीत चल रही है क्या कि शिवपाल जी और आप में? नहीं, देखिए, अगर भतीजा चाचा को कहेगा कि ये हमारे मेंबर नहीं हैं और उनको बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, और चाचा ही क्यों, वो अपने पिता के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे लगता है परिवार चलाने में, परिवार के साथ चलने में निश्चित रूप से ऐसे लोग जो स्वाभिमानी थे, जो नीतियों पर चलते थे, जो मेहनतकश लोग थे, उनको ऐसे लोगों के साथ चलने में कठिनाई आएगी। और ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कठिनाई है। आजम भी इससे आहत हैं, पुराने समाजवादी जो भी लोग हैं वो सब इससे आहत हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में ये चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा, और चूंकि इस चुनाव में अखिलेश इतने ज्यादा दबाव में आ गए हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापित परंपरा को भी तोड़कर चुनाव में खुद कूद गए हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी इस चुनाव से कितने दबाव में है। तो जो मैनपुरी का चुनाव है वो केवल चुनाव नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के भविष्य को भी निर्धारित करेगा, और मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा मैनपुरी का समाज इसमें खड़ा होगा और एक ऐसा रिजल्ट होगा जिसके बड़े राजनीतिक नेतार्थ होंगे। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, कम समय है, छोटे में ही जवाब दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि बार बार जो संजय भाई हैं वो बार बार यही कह रहे हैं, दबाव में हैं, वो उपचुनाव में नहीं उतरते थे, उन्होंने अपना एक नियम बना रखा था। तो क्या कोई पार्टी में ऐसा नियम था कि उपचुनाव में नहीं उतरना है? साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उपचुनाव में नहीं उतरेंगे, या फिर दबाव में उतर रहे हैं? बार बार वो एक चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं। देखिए, नहीं, मैंने कहा आपको कि जो पार्टी के हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो तय करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है, इनको ये जानते हैं कि बीजेपी के सामने पूरे सूबे में अगर कोई पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है तो वो अखिलेश यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी है। इसलिए ये लोग मामा चाचा, राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति ये है कि एक अकेले शख्स ने उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत के साथ बीजेपी की 100 सीटें कम करी, सबसे ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी का बढ़ा, और आज आपके पास इकबाल नहीं है। संजय भाई को तो अभी तक भरोसा नहीं कि इनकी सरकार बन गई है, क्योंकि ये पिछले मोड में चल रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव की ताकत से, समाजवादी की पार्टी की ताकत से संजय भाई के लोग डरे हुए हैं, और वो हमेशा मुद्दे पलटने के लिए परिवार की बात लाते हैं। समाजवादी लोग मैनपुरी के इस चुनाव में, मैं आपको श्री भाई बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संजय भाई हम लोग दोबारा बैठेंगे, बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर होंगे। माननीय शिवपाल जी का आशीर्वाद पहले भी था, आज है, वो कल रहेगा। ठीक है, ठीक है। केपी मलिक जी संक्षेप में ही बताइएगा। एक सवाल है, ये जो दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और बसपा, ये साइलेंट मोड में किस तरह से चली गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। समय कम है, मैं सबसे पहले जाऊंगा रजनीकांत जी के पास। रजनीकांत जी 30 सेकंड में बताइएगा, इन चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? इस चुनाव में हमारा मुद्दा जो है किसानों की समस्या है, जो जिसको लेके हम चुनाव में उसमें गए हैं। हम चुनाव में हम इसी बात पर ज़्यादा जोर दे के हम चुनाव लड़ रहे हैं और उस क्षेत्र की समस्या में जो कोई काम नहीं हुआ इतने दिनों में, उस पर हमारी बात चल रही है और वहाँ के लोगों का समर्थन हमें पूरा मिल रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये तीनों सीटें हमारा गठबंधन जो है जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग विचलित हैं और इसीलिए इस तरह की बात, चाचा भतीजा, केवल परिवार की बात कि उनके बीच में क्या हुआ, तो शिवपाल जी ने क्या कहा, तो अखिलेश जी ने क्या कहा। अरे भाई, चुनावी मैदान में कूदे हैं, आइए लड़ें। संजय चौधरी जी, आपका क्या मुद्दा रहेगा इन तीनों सीटों पे और मैनपुरी पे? देखिए, हमारा मुद्दा निश्चित रूप से सुशासन रहेगा, हमारा मुद्दा निश्चित रूप से विकास रहेगा, हमारा मुद्दा निश्चित रूप से चुंगल में पड़ी हुई राजनीति से लोगों को मुक्त कराना रहेगा, बेहतर भारत रहेगा, सुरक्षित भारत रहेगा, अपराध से मुक्त भारत रहेगा और वंशवाद से मुक्त भारत रहेगा, विकास के लिए भारत रहेगा। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में बदली हुई राजनीति का संकेत इस बार के तीनों उपचुनाव देंगे। जी, इजहार साहब, आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, हमारा मुद्दा जो पार्टी का है कि हम लोग अति पिछड़ी जातियां जो अभी तक इन पार्टियों ने, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने अछूत रखा है, इन सबको गोलबंदी करके और इनको ताकत का एहसास कराऊंगा कि इनकी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि इनकी भागीदारी सुनिश्चित करे पार्टियां। इसलिए हम लोग कश्यप समाज के बेटे को मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ा के उसको मजबूती के साथ दूसरे या तीसरे नंबर पर लाएंगे। चलिए, अमीक जामई साहब, आपकी पार्टी इमोशनल फैक्टर है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताजी का निधन हुआ है, उसके बाद वो सीट खाली हुई है, वो एक फैक्टर काम करेगा, लेकिन वहां पर आपका मुद्दा क्या रहेगा? हम लड़ेंगे समाजवादी विरासत के लिए, जाति जनगणना के लिए, महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए। हम लड़ेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मुख्यतः देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वासघात है, उसके खिलाफ संसद में इन सवालों पर इस सरकार को बेनकाब करके जनता की ताकत से ये जो आगाज हो रहा है 24 में भारतीय जनता पार्टी के शासन का अंत करेंगे। ये होंगे हमारे मुद्दे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीकांत जी आपका शुक्रिया, अमीर साहब आपका शुक्रिया, संजय भाई आपका भी शुक्रिया और इजहार अली साहब आपका शुक्रिया और केपी मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि ये जो मैनपुरी, खतौली और रामपुर की जो जंग है वो बहुत करारी होने वाली है, ये तो जाहिर है और इसमें हर तरह के दांव पेच चले जाएंगे। सिर्फ विकास के मुद्दे की बात नहीं होगी वहाँ पर सारे दांव पेच चले जाएंगे। जैसे जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा था कि हम इन पे बात नहीं करेंगे, हम जातियों पे बात नहीं करते हैं, हम सर्व समाज की बात करते हैं, ये कहने में बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब ज़मीनी लड़ाई होगी तो आपको हर रंग, हर दांव, हर पेच देखने को मिलेगा। लेकिन इस दांव पेच के बीच में जनता किस ओर जाती है, जनता का मूड क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और वही बदलाव की बयार भी लाएगा कि जनता ने किसको एक्सेप्ट किया और किसको रिजेक्ट किया। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और उस इंतज़ार के बाद जो मैसेज जाएगा वो शायद 2024 की थोड़ी सी एक लाइन को तय करने में मुझे लगता है मदद करेगा। और इसके साथ ही साथ जो दो और पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीएसपी, उनका ये बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना, वो क्या रंग लाएगा, वो क्या अपनी रणनीति, ये जो शांत भाव वाली रणनीति है उसमें उनको सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर 2024 में इसी तरह से, इसी शांत भाव से ये पार्टियां चलती रहीं तो फिर बाइपोलर इलेक्शन होगा जो कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।